हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस मेकिंग साइंस अ पैशन। हमारा पिछला वीडियो जो था वो था फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर 2 जो था हमारा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स में लेके आया था। तो वीडियो जो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने बोला था कि पार्ट 2 आएगा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल्स का, जिसमें हम लोग कुछ और बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आगे बोलने से पहले, शुरू करने इस वीडियो में कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, a rod of length L is placed along x axis between x is equal to 0 and L। x एक्सिस के ऊपर 0 to L के बीच में एक रॉड रखा गया है। लीनियर डेंसिटी ऑफ द रॉड वेरीज, डेंसिटी नहीं, ठीक है, नॉर्मल डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी विथ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन एज, लीनियर डेंसिटी को डिनोट किया गया क्वेश्चन में रो से, इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी कि a और b कांस्टेंट है और x जो है, x जैसे जैसे बढ़ेगा घटेगा आपका लीनियर डेंसिटी जो है वो भी बढ़ेगा घटेगा। लीनियर डेंसिटी याद रखिएगा। अभी देखिए हमें क्या निकालना है, मास ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ ए बी एल जो वेरिएबल है। ठीक है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है और एक्स जो वेरी कर रहा है 0 to L। मास निकालने के लिए आप लोग जानते हैं मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है, आपको मैंने बोला ये जो आपको डेंसिटी दिया गया है ये लीनियर डेंसिटी है, यानी कि पर यूनिट लेंथ इतना डेंसिटी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दिस केस, ये मैं इसलिए लिखा हूँ आपको समझाने के लिए, इन दिस केस मास इज इक्वल टू लीनियर डेंसिटी, यानी कि एक यूनिट लेंथ में जितना उसका मास है इनटू टोटल लेंथ, लीनियर डेंसिटी इनटू लेंथ। ठीक है, लीनियर डेंसिटी हो गया आपका मास पर यूनिट लेंथ हो गया, उसमें इनटू जब आप लेंथ करेंगे तो नेट मास आपका निकल जाएगा। तो अब देखिए ये वेरी हो रहा है, ठीक है, एक्स वेरी हो रहा है, इसका मतलब लीनियर डेंसिटी वेरी हो रहा है। तो आप एक मान के चलिए, जैसे छोटा सा मास हमने लिया, ठीक है, पहले ए लीजिए, मास डी एम इज इक्वल टू रो डी एक्स। ये है क्या, देखिए ये चीज़ समझने वाली बात है। ये क्या है, डी एम, यानी कि एक छोटा सा मास, चूंकि x वेरी कर रहा है आपका, तो x 0 से L तक तो बाद में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। कोई भी चीज़ अगर वेरिएशन हो रहा है, बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, तो उसको इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन हमने पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो 0 to L जा रहा है, यानी कि x अगर थोड़ा सा चेंज हुआ, dx एकदम छोटा सा चेंज हुआ x का dx, और ये तो फिक्स है आपका किस तरह से चेंज हो रहा है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। ठीक है, लीनियर डेंसिटी इंटू डी एक्स स्मॉल, तो वो जो मास निकल के आएगा छोटा मास होगा, क्योंकि थोड़ा सा आपने एक्स का लिया ना, एक्स का वैल्यू बहुत छोटा लिया आपने, तो डी एम यानी कि स्मॉल मास जो होगा दैट इज इक्वल टू ये लीनियर डेंसिटी इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट दोनों साइड कर दीजिए। ठीक है, नेट मास निकालने के लिए ये निकल के आएगा सीधा सीधी m इज इक्वल टू, ये है क्या, देखिए a प्लस बी एक्स डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है आपको। ठीक है, ये इंटीग्रेट होके निकलेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, a dx, इसे आप इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, प्लस bx dx। ठीक है, ये चीज़ इसे आप इंटीग्रेट करेंगे bx dx को। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट होके निकलेगा आपका a हो गया, और ये x टू द पावर 0 है, यानी कि x हो गया ax प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2, यही हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर n प्लस 1 का फॉर्मूला, और ये भी वही फॉर्मूला में गया ax। लेकिन ये मास आपको निकालना है, 0 to L वेरी कर रहा है ना, तो आपको लिमिट लगाना होगा दोनों साइड। ठीक है, ये जो चीज़ आपका, इसे 0 to L कर लीजिए, ये भी 0 to L हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो मास निकल के फाइनल आएगा, मास ऑफ द रॉड, मास ऑफ रॉड इज इक्वल टू ए एल। ठीक है, 0 नीचे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों जगह होगा, 0 इसलिए नहीं लिख रहा हूं, ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम एज डी डी टी ऑफ पी, पी यहाँ मोमेंटम है और डी डी टी ऑफ पी मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दिया हुआ है, इक्वेशन 10 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन पर सेकेंड इंटू टाइम टी जो वेरिएबल है। अगर एट टी इज इक्वल टू 0 मोमेंटम को 0 लिया जा रहा है तो एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड कितना होगा मोमेंटम। तो देखिए मोमेंटम हमारा ये है p है ना, और ये डी पी बाई डी टी यानी कि इसका रेट दिया हुआ है, और ये t में फंक्शन है, t में फंक्शन वहाँ है, यहाँ डी टी है, उधर भेजिए और इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। डी पी इज इक्वल टू 10, यूनिट अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 2t dt, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं नहीं लिख रहा हूँ यूनिट अभी, 10 प्लस 2t dt। दिस एम्प्लाइज अगर ये दोनों साइड को आप इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेट कीजिए तो ये बन जाएगा मोमेंटम p जो हमें निकालना है, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 10t प्लस, चलिए इसको मैं थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ, 10 dt प्लस 2t dt, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा आपका 10t प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ हो गया 10t प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें क्या लगाना है आपको, लिमिट लगाना है। लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है आपका, देखिए पहले 0 था अब 10 हो गया, 0 to 10, ठीक है, 0 to 10 हो गया। अब इसे आप कीजिए, 10 डालिए, 10 10 से 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 प्लस ये देखिए ये 100 हो गया, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 200 आपका आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यानी कि ये हो गया kg मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन आज का। अब मीटर स्केल इज ग्रेजुएटेड एट एवरी मिलीमीटर, एक मीटर स्केल है, ठीक है, मीटर रॉड जो होता है उसमें जो है मिलीमीटर पे ग्रेजुएशन, यानी कि लीस्ट काउंट उसका मिलीमीटर पे, एमएम पे। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर इन अ लेंथ मेजर्ड विद दिस स्केल, किसी भी लेंथ को अगर आप इस मीटर स्केल से नापेंगे तो उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सबसे पहले तो कोई भी आपका, आप देखिए कोई भी लेंथ आप नापेंगे वो मिनिमम जो है 1 mm होगा, ठीक है, मिनिमम, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है मिनिमम 1 mm होगा, और मैक्सिमम कितना जाएगा 1 मीटर, मीटर स्केल है, मैक्सिमम 1 मीटर तक, मिनिमम 1 mm तक, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, है ना, देखिए ये है आपका मल्टीपल करेक्ट आंसर, ठीक है, ये जो आपका मल्टीपल करेक्ट आंसर जो कि आईआईटी में आई थिंक आता है, हाँ आईआईटी में आएगा, AIEEE में नहीं रहता है अभी। मल्टीपल करेक्ट आंसर 1 mm to 1 मीटर। चलिए इसमें क्या होगा, आप देखेंगे कि अगर 1 mm किसी का लेंथ है तो उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 mm को आप रिप्रेजेंट करेंगे 0.001, इतना मीटर का स्केल है, मीटर में आपने किया, ठीक है, और इस तरह से इसे कर दिया। अब मान लीजिए किसी का 15 mm आ रहा है, ठीक है, यहाँ तो लिखा नहीं है ना कि कितना मेजर किया जाए, बस क्वेश्चन जनरल दे दिया है कि कितना जब भी मेजर करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, 0.015, इतना मीटर लिखेंगे, 15 mm, क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होता है, ठीक है, ये चीज़ आपने लिख दिया। अब मान लीजिए 500 mm होगा, 500 mm को आप क्या लिखेंगे, 0.500 मीटर। अब देखिए अब इससे ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि 1 मीटर तक हो गया, ठीक है, 1 मीटर, इसे आप कैसे लिखेंगे, 1.000 मीटर। देखिए ये सब मेजरमेंट इससे हो सकता है, पॉसिबल है इस तरह के मेजरमेंट्स। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं 1, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 2 दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखिए 1 2 3 दिख रहा है मुझे सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहा है, ठीक है। 1 मीटर जब रहा तो पॉइंट के बाद 0 जाता है तो वो काउंट होता है, 4 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, ये 3, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है इनके बीच में। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका आपका आंसर अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए ए में दिया हुआ है आपका 1 2, बी में 2 और 3, सी में 3 और 4,
या मान लीजिए डी में दिया हुआ है 1 2 3 और 4, तो आपको ये आंसर टिक करना है, ठीक है। 1 2 3 और 4 कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये MCQ सिंगल करेक्ट आंसर टाइप में आ सकता है, ठीक है, आपका नीट में, खास करके नीट या जेई मेन में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ वेक्टर इज नॉट चेंज इफ, एक कंडीशन आपको दिए, 4 कंडीशंस दिए हुए हैं और बोला है वेक्टर किस कंडीशन में चेंज नहीं होता है कोई एक वेक्टर। इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्री एंगल, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्री एंगल, किसी भी वेक्टर को अगर मान लीजिए आप एक वेक्टर आपने लिया, इसे जब आप आर्बिट्री एंगल से मान लीजिए ऐसे इसे रोटेट कर दिए, तो वेक्टर का चीज़ ही क्या होता है, वेक्टर होता है आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब आपने इसे रोटेट ही कर दिया तो फिर एंगल, मतलब एंगल चेंज कर दिया तो फिर इसका तो डायरेक्शन भी चेंज हो गया। किसी भी चीज़ को आप रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और दोनों चीज़ सेम हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तभी वो वेक्टर सेम रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्री स्केलर, स्केलर यानी कि अगर इस वेक्टर को, अगर ये ए वेक्टर है, इसे मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आर्बिट्री को स्केलर ले लिया, तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, 3 गुना बन जाएगा। वेक्टर ए ही रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 3 गुना हो जाएगा एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो फिर वही बात है, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो वेक्टर सेम नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा था, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय ए यूनिट वेक्टर। जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे किसी यूनिट वेक्टर से, मान लीजिए वेक्टर ए है, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक मान लीजिए एन वेक्टर है जो कि यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये बन जाएगा आपका AN साइन थीटा, और इसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे उसका मतलब निकल के क्या आता है रिजल्टेंट, कोई भी 2 वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका रिजल्टेंट फाइनल आता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। वो जो आपका राइट हैंड थंब रूल लेते हैं ना, तो परपेंडिकुलर, तो उसमें भी डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाइड होने के केस में। क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा, साइन थीटा भले ही 1 है लेकिन AN आप करेंगे, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर आप मान लीजिए ले लिए, है ना, यूनिट है, ये 1 है, साइन थीटा, थीटा भी मान लीजिए आप 90 डिग्री ले लिए, 90 डिग्री ले लिए, तो ये भी 1, ये भी 1, तो A ही होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका मैग्नीट्यूड तो A रहेगा, मैग्नीट्यूड A रहेगा, अगर इतना ज़्यादा मतलब परफेक्ट आप केस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी A क्रॉस N करेंगे तो डायरेक्शन जो है राइट हैंड थंब रूल से आपका चेंज हो जाएगा, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। चौथा बोलता है इट इज स्लिड पैरेलल टू इटसेल्फ, कोई वेक्टर है जैसे ये वेक्टर, इसे पैरेलल टू इटसेल्फ अगर मैं स्लिड करता हूँ, ये देखिए इसी वेक्टर को उठा के मैं यहाँ ले आया, ए वेक्टर ले आया, चेंजेस क्या हुआ, डायरेक्शन तो सेम है, पैरेलल गया तो मैग्नीट्यूड से तो कुछ छेड़छाड़ हो ही नहीं रहा, मैग्नीट्यूड उतना ही है, केवल स्लिड हो रहा है, तो हमें डायरेक्शन देखना था, रोटेट हो जाएगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पैरेलल में नहीं होता है, पैरेलल जब भी स्लिड करते हैं तो नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये आपका, ये आंसर करेक्ट होगा, इट इज स्लिड पैरेलल टू इटसेल्फ, तब एक वेक्टर चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है MCQ का वो है द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड B मेक्स एन एंगल अल्फा विथ A एंड बीटा विथ B, मतलब A और B 2 वेक्टर है जिसमें वेक्टर A के साथ जो रिजल्टेंट है अल्फा एंगल बना रहा है, ऑब्वियस है कि आपका 2 अलग अलग एंगल बनाएगा अगर 45 डिग्री ना हुआ तो, ठीक है, अगर 90 डिग्री दिया, फिर इक्वल एंगल में अगर बटा हुआ नहीं है रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो है आपका वो अगर जो आपका ये दोनों बीच में एंगल है वेक्टर A एंड वेक्टर B के एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है तो अलग अलग बनेगा, तो अल्फा A के साथ बीटा B के साथ। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हमें, अल्फा लेस होता है या अल्फा कब लेस होता है, A इज इक्वल टू B, A ग्रेटर देन B, A लेस देन B। तो देखिए ऐसे तो ये दिमाग में आपका ऐसे ही आ जाएगा, इतना सारा न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल कंटिन्यूस बनाइएगा ना तो ये सब क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। देखिए वेक्टर A, ठीक है, ये हुआ वेक्टर A एंड ये सपोज हुआ वेक्टर B, ठीक है, वेक्टर A और वेक्टर B 2 वेक्टर है और इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, कुछ देखिए अगर रिजल्टेंट देखा जाए तो ये पैरेललोग्राम लॉ से बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा आपका, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, ये अल्फा एंगल बना रहा है A के साथ और B के साथ बना रहा है बीटा एंगल, ठीक है, B के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो देखिए अगर ये बड़ा रहा, सपोज ये और बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगा, मैंने रफ फिगर बनाया, ठीक है,
ये लाइन कुछ ऐसे जाएगा, ए बड़ा है और बी छोटा हमने लिया क्योंकि कंपेयर वाला चीज़ है। अब देखिए अल्फा इज लेस देन बीटा, ये हर केस में पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर लेस है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा रहता, मान लीजिए वेक्टर अगर ऐसा रहे, सारे कंडीशन देखने पड़ते हैं एमसीक्यू सब में, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, कहा तो नहीं गया है कि ए और बी इक्वल है, ठीक है, ये बोला तो नहीं है, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये 45 डिग्री बना देगा, ठीक है। अगर इफ ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी अगर है आपका, इस केस में ये जो फिगर मैंने बनाया तो 45 डिग्री बना लेगा एंगल, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया कि कुछ कंडीशन ही नहीं दिया, सीधा बोल रहा है अल्फा इज लेस देन बीटा। नहीं, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो रहा है ना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो रहा है इस केस में। अब देखिए अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज लेस देन बी। देखिए ए अगर लेस होगा, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ए जब बड़ा है बी छोटा है मैग्नीट्यूड में, ए बड़ा है बी छोटा है, तब ये अल्फा लेस हो रहा है, ठीक है। अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि अगर ए लेस देन बी हो जाएगा ना तो ये बी की तरफ झुकेगा, ठीक है। किसके तरफ झुकता है, रिजल्टेंट जो रहता है, रिजल्टेंट क्या करता है, रिजल्टेंट वेक्टर का काम क्या है, वो क्या बोलेगा, रिजल्टेंट क्या कहेगा, जैसे आप ऐसे ही समझ सकते हैं, आप समझने वाली चीज़ है। रिजल्टेंट क्या होगा, जिसका जितना ज़्यादा उसमें योगदान रहेगा, मतलब होता है ना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये ए और बी के एडिशन में ए ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि उसके पास ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, बी कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके तरफ ज़्यादा झुका रहता है, ठीक है। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये तो एक कहानी टाइप का हो गया, लेकिन ऐसे देखिए अल्फा एंगल, और अगर ये ए छोटा हो जाए, ठीक है, देखिए अच्छा ये वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू बी अल्फा इज लेस देन बीटा, नहीं अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अगर ए और बी बराबर है तो ये गलत हो गया, ठीक है। अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन बीटा, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ तो बराबर आ रहा है ना अल्फा बीटा, तो ये भी गलत हो गया। अब ये जो दो कंडीशन बचा हमारा, ये तो सही हो रहा है, ठीक है, अल्फा इज लेस देन बीटा। अब वो भी देख लीजिए, ऐसे सही आंसर तो आपका वही होगा, अल्फा इज लेस देन बीटा इफ इज सी ही होगा, लेकिन देख लीजिए अब हम लोग क्या करेंगे, ए को छोटा बनाएंगे, ठीक। ये कुछ ऐसे बनेगा, ये अल्फा बन रहा है, ये बीटा है। तो देखिए जब बी बड़ा होता है तो क्या होता है, अल्फा जो है, अल्फा ए के साथ बना रहा है ना, ए के साथ, तो ए के साथ एंगल बड़ा हो, यानी कि ये बी के साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है आर, ये जो बी के साथ बना रहा है, बी बड़ा है तो बी की ओर जाएगा। यहाँ कहा है ना ए इज लेस देन बी, ठीक है, ए इज लेस देन बी, तो यहाँ देखिए ए छोटा है बी बड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ अल्फा लेस देन बीटा, नहीं यहाँ अल्फा बड़ा हो रहा है बीटा छोटा हो रहा है, आप इसे बना के भी देख सकते हैं, अल्फा बड़ा हो रहा है बीटा छोटा हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो सी है राइट आंसर हो जाएगा, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर के बारे में बात कर रहा है। वो कंपोनेंट के बारे में कुछ इन्होंने 4 चीज़ लिखा है, उसमें कौन सा सही है वो आपको बताना है। ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, या एनओटी, नन ऑफ दीज। लेकिन नन ऑफ दीज जनरली हमें लगता है कि भाई आंसर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज लेस हो सकता है क्या, अगर एक ये आपका एक्स और वाई एक्सिस है, और अगर एक वेक्टर मैं यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, एक वेक्टर ओ ए, ठीक है, 5 मीटर सपोज 5 मीटर, तो देखिए इसका कंपोनेंट क्या होगा, इसका कंपोनेंट अगर कोई बोले एक्स एक्सिस तरफ कितना होगा, 5 मीटर ही होगा, तो ये ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, ये तो आपका खत्म, गलत, ठीक है। ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, हमेशा जो है अपने मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है, ये तो मतलब बच्चों वाला चीज़ हो गया कि कंपोनेंट क्या होता है, उसी को हम लोग तोड़ते हैं 2 भाग में, कंपोनेंट जाता है, ठीक है। कंपोनेंट से बड़ा कैसे हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट से मतलब वो जो खुद उसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, इसका कंपोनेंट जो है उससे बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, यहाँ पे तो आपने देख लिया कि 5 मीटर है, एक्स कंपोनेंट भी 5 मीटर है, लेकिन अगर ये यहाँ पे नहीं होता ऐसा, ठीक है, ये सपोज नहीं होता, ये कुछ ऐसा होता, ठीक है, ओ ए, और ये मान लीजिए 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, 30 डिग्री सपोज बना रहा है, तो अब क्या होगा इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट हो जाएगा एक्स एक्सिस पे ओ ए कॉस 30 डिग्री, यानी कि √3/2 ओ ए, यही हो जाएगा ना,
ये चीज़ हो जाएगा ऑलवेज इक्वल टू, कहाँ इक्वल है, ओ ए इसका मैग्नीट्यूड है और कंपोनेंट आ रहा है √3/2 ओ ए, ठीक है, कंपोनेंट ये आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, इक्वल कहाँ हो रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है ऑलवेज लेस, नहीं, लेकिन पहला केस में इक्वल हो रहा था। हमें सारे केस को देख के एलिमिनेट करना है, जो करेक्ट आ जाए वो सही है, ठीक है, वही आपका मतलब ऑप्शन आंसर होगा। ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया, कभी भी कंपोनेंट जो है किसी वेक्टर का उसके मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए, ये देखिए, ये ओ ए cos 30 डिग्री है, ठीक है, और ये जैसे भी जाएगा आपका एक्स कंपोनेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच में बोल रहा हूँ, 0 से 90 डिग्री के बीच कितना होता है, 0 to 1 जो है ये होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री टू 90 डिग्री ले लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, तो 0 to 1 वेरी करता है, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 से 1 के बीच में, 1 से ज़्यादा होगा तभी ना मैग्नीट्यूड ग्रेटर हो जाएगा, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड से ग्रेटर चाहिए तो ये कॉस थीटा बड़ा होना चाहिए, वो तो होगा नहीं, क्योंकि कहीं भी यहाँ ही एंगल नहीं, आप यहाँ भी ले लीजिए ओ ए को, ठीक है, ये 90 डिग्री से बड़ा भी हो जाएगा, 0 to आप कहीं भी ले लीजिए ना, 360 डिग्री पूरा ले लीजिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, 360 डिग्री, तब भी आपका 0 to 1 के बीच में ही, 0 to 1 भी नहीं, आपका कॉस थीटा आ जाएगा -1 to +1, ठीक है, ये 0 to 1 नहीं, -1 to +1 के बीच में वेरी करता है कॉस थीटा, ठीक है, तो -1 to 1 से बड़ा होता तो होता आपका ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये भी नहीं है, ग्रेटर भी नहीं है, ऑलवेज लेस नहीं, इक्वल हो सकता है, ऑलवेज इक्वल नहीं, ये देखिए यहाँ लेस भी हो सकता है, तो नन ऑफ दिस इज द आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब जैसे देख लीजिए ये वर्टिकली अपवर्ड्स, एंड बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, आप मान लीजिए जिधर से मुझे देख रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया आपका, आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या हुआ देखिए, ये आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये हो गया, ठीक है, ये डायरेक्शंस है, और टुवर्ड्स नॉर्थ कौन सा पॉइंट कर रहा है, बी, ठीक है, इस तरफ बी पॉइंट कर रहा है, और ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि ए जो है ऐसे है, ठीक है, ये आप देख लीजिए ऐसे है ए, मतलब बोर्ड को जब आप ऐसे रखेंगे 2D में तो ए ऐसे है, दिस इज ए, और वो जो है ये बी है आपका, ठीक है, ये बी है। अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, ए, ये ए हुआ, और बी, ए क्रॉस बी जब आप जाएंगे तो अलॉन्ग वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर अलॉन्ग वेस्ट होगा, दिस विल बी अलॉन्ग वेस्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारा जो मैंने अगला लिया है वो है मल्टीपल करेक्ट आंसर, ठीक है, ये IIT में आ सकता है, मल्टीपल करेक्ट आंसर होगा इसमें, ABCD में 2, 4, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 या 4। ये क्या बोल रहा है, अ सिचुएशन में बी डिस्क्राइब्ड विद डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सेस हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशंस, यानी कि एक ही वेक्टर आप ले लीजिए, कोई एक वेक्टर है रैंडम, आपने एक वेक्टर ले लिया। अब जो है वेक्टर हम लोग कोई भी चीज़ कहाँ से देखते हैं, किसी भी चीज़ को देखने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए हमें, ठीक है, कहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ बोल रहे हैं कि अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सेस पे हम लोग अलग अलग ओरिएंटेशंस देख रहे हैं। मतलब मान लीजिए आपका ये x और ये y हो गया, ठीक है, या फिर आप इसी वेक्टर को रहने दीजिए, ए वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको कोई बोले आपका ये x और ये y हो गया, x और y होता क्या है, x और y आपका 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री, ठीक है, इस तरह से आपका है ओरिएंटेशन बदल गया x और y का, ठीक है। मतलब इसके चलते क्या क्या इफेक्ट होगा, वैल्यू ऑफ अ स्केलर क्या चेंज होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन, मतलब ओरिएंटेशन कैसा भी उस पर असर नहीं होगा, वैल्यू ऑफ स्केलर बिल्कुल है। स्केलर का वैल्यू कहाँ से इफेक्ट होगा, स्केलर तो मतलब बस एक स्केलर नंबर हो गया, तो ये आपका सही हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ जो कंपोनेंट होगा अगर ये थीटा है तो x तरफ a cos थीटा हो जाएगा, है ना, x इस तरफ, और ये वाले केस में x इस तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी a cos थीटा तो होगा, लेकिन ये जो थीटा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा है, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, माइनस आएगा, ठीक है। इसका x कंपोनेंट जो आएगा इस केस में a वेक्टर का x कंपोनेंट वो नेगेटिव आएगा, उसमें पॉजिटिव आएगा, इसलिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो है कि आपका इफेक्ट करेगा, ठीक है, डज नॉट डिपेंड लिखा ना, हाँ, तो अफेक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे। अ वेक्टर
अब आप लोग क्या सोचेंगे, अब वेक्टर, एक वेक्टर है वो तो डिपेंड कर रहा है ओरिएंटेशन पे, नहीं, वेक्टर इसलिए नहीं डिपेंड कर रहा। वेक्टर क्या चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। हमने देखिए डायरेक्शन ए का वही रखा ना, ए जो यहाँ था वो वही है, भले हम लोग एंगल इधर उधर चेंज कर रहे हैं लेकिन इसका डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड देखिए मैग्नीट्यूड सेम है सब तरफ, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड घट सकता है, इसके अलोंग करेंगे तो नेगेटिव आएगा, उसके अलोंग पॉजिटिव, लेकिन ये जो इसका खुद का मैग्नीट्यूड है वो जो है वो ऑलवेज वही रहेगा, कुछ भी ओरिएंटेशन करिए। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए सी डी, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यू में, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर है, वेक्टर ए और बी, उसका वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन ए बी होता क्या है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यही होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और थीटा जो एंगल उसमें साइन थीटा हम लोग लेना है। ग्रेटर देन ए बी, क्या ग्रेटर देन ए बी हो सकता है, ये ए बी हो गया, इससे ग्रेटर होने के लिए साइन थीटा को ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 1, तभी तो होगा फॉर कंडीशन ए, ठीक है, फॉर ए के लिए साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 1, जो कि हो नहीं सकता, -1 to 1 होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, इक्वल टू ए बी के इक्वल होने का मतलब क्या होता है, थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, फॉर बी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1 या थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो ए बी, ठीक है, ए बी के बराबर हो जाएगा, यानी कि इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है। अब बोल रहा है लेस देन ए बी से कम, ए बी से कम, देखिए ए बी तो यहाँ तक हो गया, लेस देन ए बी यानी कि अगर 1 से कम हो कुछ, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर हो, 1 से कम हो, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आप ले सकते हैं कुछ भी, आपको जो भी रैंडम एग्जाम्पल समझ में आए। मान लीजिए साइन थीटा सी के लिए, मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ हो गया, हाफ हो गया तो ए बी बाई 2 हो जाएगा, यानी कि लेस देन ए बी का जो प्रोडक्ट है उसका आधा हो रहा है, लेस देन ए बी, ये भी सही है। और ये वाला काफ़ी आसान है करना, इक्वल टू 0, जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, थीटा डी में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका इक्वल टू 0 हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इज बी सी एंड डी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन, न्यूमेरिकल सेशन। इसके बाद वाले सेशन में ज़्यादा क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा नहीं आते, काइनेमेटिक्स से आते हैं। AIEEE के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं ये सब नीट में भी इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए ये दो काम करता है, ठीक है, डुअल जोन जैसे बोलते हैं ना आप लोग, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ये जो है आपका नीट हो या जेई का कोई भी एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं या फिर ये हूबहू यही नहीं आ करके इसके ऊपर कॉन्सेप्ट बेस करके आ सकते हैं। ये वाला वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो जो आएगा आपका वीडियो AIEEE प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसका अगला वाला वीडियो। और उसके ऊपर कौन सा टॉपिक रहेगा, ओनली वेक्टर्स और स्केलर्स जो भी है वो सारे क्वेश्चन जो आए हैं वो मैं दे दूंगा। उसके बाद मैंने कहा जैसे कि इसके अगला वीडियो जो है AIEEE के बाद जो है आपका काइनेमेटिक्स में हम लोग जाएंगे, ठीक है। क्लास जो पढ़ाता हूँ उसे आप लोग लाइक कर दीजिए अच्छा लगता है तो, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।